ओके। हाँ, सो प्लांट फिजियोलॉजी अब हम स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर नंबर 8। तो प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है? जैसे अभी अगर हम प्लांट अभी हटा दें, एक फिजियोलॉजी क्या होती है? तो फिजियोलॉजी रैंडमली भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अगर आप इंटरनल फंक्शंस के ऊपर बात करें कि कोई चीज़ कैसे लगा, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर की फिजियोलॉजी में क्या होता है कि आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपके क्या मेटाबॉलिज्म, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में आती हैं। तो अगर हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स की होने के अंदर होने वाले और जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि उनके फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं, कैसे उनमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस पे कैसे रिएक्ट करते हैं और अडेप्ट करते हैं उनसे, ये सब चीज़ें आती हैं फिर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द चैप्टर विल बी अबाउट। अब हम इसमें अंदर आकर पूरा लाइक चैप्टर की डिटेल्स पर, तो अब ज़ाहिर इसमें आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कहीं न कहीं से न्यूट्रिशन मिलनी होती है। तो न्यूट्रिशन और जो बाकी ग्रोथ की चीज़ें हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर बाकी हम कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड ऑल द प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। प्लांट फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी। अच्छा, बिकॉज़ आप लोग अभी आई थिंक सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है आपका। यूजुअली लोग मतलब इस लेवल पर मैट्रिक सिस्टम वगैरह होता है तो उसमें बॉटनी अलग से सब्जेक्ट होती है। तो जस्ट बेटर है कि आप लोग एक साथ ही इसमें पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ अलग से बॉटनी बहुत डिटेल में जाती है अनलेस कि आपको उसी में स्पेशलाइज़ करना है। तो बॉटनी वो एक फील्ड है, ब्रांच है, जो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस की थी कि डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच जो प्लांट से डील करती है, दैट इज कॉल्ड बॉटनी। तो which deals with various questions related to the functions of plant body, such as how plants grow from seed to the whole body, how plants absorb water and minerals and transport them to the leaves। ये सारी चीज़ें कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कैसे बाकी लीव्स वगैरह रहता है और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हाउ प्लांट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या है? आपके कार्ब जो ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो कि न्यूट्रिएंट्स की तरह फॉर्म में आते हैं, बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हाउ प्लांट्स एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद देयर एनवायरनमेंट। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस एक्सचेंज कहलाती है, ये होती है। अब प्लांट्स जो हैं वो थोड़ा सा ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी प्लांट्स के अंदर, लीव्स वगैरह के अंदर। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। तो हमें जो ऑक्सीजन मिल रही होती है प्लांट्स की बदौलत मिल रही होती है, बिकॉज प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट। तो जिन एरियाज में जिन जगहों पे बहुत डिफॉरेस्टेशन हुई भी होती है, जहाँ मतलब दरख्त बहुत काटे हुए होते हैं, प्लांट्स इतने नहीं होते, उन एरियाज में आप नोटिस करोगे कि वहाँ ऑक्सीजन लेने में भी मतलब क्लियर एयर भी उतनी नहीं होती, फ्रेश एयर नहीं। तो ये मसले हैं। हाउ प्लांट्स अडैप्ट देमसेल्व्स इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज। वही रिप्रोडक्शन वाली बात आ गई। सम ऑफ दीज फंक्शंस विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर व्हाइल सम हैव बीन डिस्कस्ड इन अदर चैप्टर्स। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, क्या होती है न्यूट्रिशन प्लांट्स की, वो सब चीजें। अब एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी एलिमेंट्स टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने नहीं पढ़ा डिटेल में, लेकिन न्यूट्रिएंट वो हर वो सब्सटेंस होता है, वो एलिमेंट होता है जो कि आपको न्यूट्रिशन, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो या ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोवाइड कर रही हो, तो वो न्यूट्रिएंट हो जाता है। न्यूट्रिएंट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, हाउएवर प्लांट न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक। हमारे जो हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी एनिमल्स जिन पे फीड करते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट्स फीड करते हैं ऑन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपके पास आ जाता है जैसे ये मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें, ये जो है ना, जो प्लांट्स
अपने सोइल से लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक लेते हैं। द टर्म न्यूट्रिशन इज अप्लाइड टू ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ग्रोथ और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। कि न्यूट्रिशन जो है वो सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है कि मैंने जैसे आप ग्रो कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सब के लिए न्यूट्रिशन इन प्रोसेस के लिए चाहिए। प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ, हमने 3 पढ़े थे, ऑटोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं कि हम खाना अपना मतलब दूसरी ऑर्गेनिजम्स पे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन पे फीड करके लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स से भी फीड करते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी फीड करते हैं। तो वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, एनिमल्स या ह्यूमंस की बात अगर की जाए। प्लांट्स क्या है, वो अपना खाना मतलब कहीं किसी और से चीज़ से खाते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स दूसरे पत्ते खा रहा हो या दूसरी कुछ चीज़ खा रहा है, वो खुद ही अपना खाना बनाता है। तो दिस मीन्स कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोमेटिकली अपना फूड उनका खुद बन रहा होता है। as they obtain inorganic nutrients as water, carbon dioxide and certain minerals from the environment and convert them into organic compounds। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स पर। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ कौन से नहीं है। जैसे अब इसमें हम बात करेंगे बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जैसे आपको पता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी थे कुछ, जैसे हमने उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वाली बात की थी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं उसमें। तो ये प्लांट को ज़ाहिर है दोनों चीज़ें चाहिए होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं जो कि आपकी मेन डाइट का पार्ट बनते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि उनको फंक्शनिंग में और बाकी बेहतर नरिशमेंट के लिए बेहतर। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। 16 एलिमेंट्स हैं जो कि होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। 9 of these are required in fairly large quantities and greater than 0.05%। कि अगर 0.05 से ज़्यादा क्वांटिटीज में मौजूद है तो वो वाले एलिमेंट्स, ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दीज इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे क्या हैं, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज में मौजूद होता है। द रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स आर नीडेड इन ट्रेसेस और स्मॉल अमाउंट्स, बिल्कुल कम, मतलब इतना कि 0.05% से भी कम अगर मौजूद हो तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बिल्कुल हल्का सा ट्रेस चाहिए होता है इनका। These include iron, boron, manganese, copper, molybdenum, chlorine and zinc। इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल कम ही होती है। अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल कभी क्लोरीन बहुत ज़्यादा हो जाए आपके प्लांट्स में, तो उससे भी येलो या मतलब मसले शुरू हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है कि बस काफ़ी होता, इनफ हो, बहुत हाई क्वांटिटीज़ में या न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी इतना नहीं है ये। Although each mineral nutrient is very important for normal plant growth, here you will learn about the importance of only nitrogen and magnesium। हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास प्लांट्स में आती है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की। बाकी वाले जो हैं वो हम अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, और मैंने वो ज़्यादा आपको बाद में पड़ेंगे, और मैंने बाकियों की इतनी ज़्यादा होती भी नहीं। तो मैं ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन की पता है ये क्या इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन तो ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ये तो हैं ही, जबकि ना बेसिक्स हैं। इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना प्रोटीन उसके आपकी प्लांट्स के लिए, वो है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है उनकी अब हम चीज़ पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन की प्लांट्स में और क्या इंपॉर्टेंस है मैग्नीशियम की प्लांट्स। तो नाइट्रोजन क्या करता है, बिकॉज नाइट्रोजन से आपको शायद याद हो, हमने अभी पढ़ा था, मतलब जब
बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे, तो एक ऐसा बायोमोलिक्यूल पढ़ा था आप लोगों ने जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए था और वो अलग था एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की न्यूट्रिएंट्स। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काफ़ी थे। लेकिन प्रोटीन्स के लिए आपको सामने एक आया था नया एलिमेंट व्हिच वाज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने क्या किया था, नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड्स बन रहे थे और अमाइनो एसिड बनने की वजह से प्रोटीन बन रहे थे। तो जहाँ भी नाइट्रोजन आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नाइट्रोजन का ताल्लुक कुछ ना कुछ प्रोटीन से तो है, बिकॉज़ ये प्रोटीन्स को बनाने में काम आता है। सो नाइट्रोजन एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो कि प्लांट्स अपने सॉइल से लेते हैं, मतलब ये ज़मीन में मौजूद होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं हवा से नाइट्रोजन आ रही है, कुछ हो रही है। वो भी मतलब एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, लेकिन मेनली आपको मिल रहे होते हैं थ्रू सॉइल। सो सॉइल में आप यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन द प्लांट व्हिच इज मेनली एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स क्या है, नाइट्रेट्स आपके पास कुछ इस तरह की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिकली जिनकी वजह से आपके जो और है ना प्रोटीन्स वगैरह बनने में और नाइट्रोजन की सोर्स बेसिकली ये नाइट्रेट्स है। नाइट्रेट्स का केमिकल फॉर्मूला ये NO3 होता है। तो ये शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। अभी देख लेते हैं। तो दिस इज NO3। Okay. The major source of nitrates in the soil is the decomposition of dead organic matter. अच्छा, ये बात आपने देखी होगी, मैंने अपने आसपास अगर कभी पार्क या गार्डन्स भी गए हैं, सो यू माइट सी कि जमीन मेरे सॉइल है, बाहर मैंने मिट्टी तो नजर आ रही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो देखकर लगता है कि अच्छा ये मतलब थोड़ा सा जो गंदगी पड़ी वो है कि इवन प्लांट्स भी कभी कभार बिल्कुल फूल पत्ते वगैरह बिल्कुल डेड हुए हुए जो खत्म हो रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं, वो सॉइल का पार्ट बनता है। तो वो अगर सॉइल का जो पार्ट बन रहे होते हैं तो वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। वो जो सॉइल न्यूट्रिशन लेता है उनसे, दैट न्यूट्रिशन या दैट नरिशमेंट इज के वो आपको न्यूट्रिशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स। तो वो जो नाइट्रेट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो जब डिकम्पोज हो रहा है, इसमें आपके पास ये भी हो सकते हैं मैंने जो प्लांट्स वगैरह के भी डेड मैटर और इवन जो डेड एनिमल्स होगा ना, जैसे डॉग हो गया, डॉग कैट्स वगैरह जो भी मतलब ये मरते हैं, कोई भी एनिमल, कोई भी ऐसी चीज जो कि मर के डिकम्पोज हो रही होती है, उससे आपको मिलते हैं नाइट्रेट्स एंड दीज नाइट्रेट्स आर अ मेन सोर्स फॉर नाइट्रोजन। ओके, हाउएवर इन द नाइट्रोजन डिप्लीटेड सॉइल्स, जिन सॉइल्स में नाइट्रोजन नहीं होता, इट कैन बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। कुछ सॉइल्स में जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो चुकी होती है, क्यों डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारी अलग अलग वजूहत होती हैं, लेकिन जैसे कभी कभार मतलब इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं, हो सकते हैं मतलब कि इवन आपके सॉइल को बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं, मैंने वैसे उसमें बना है, जो कमर्शियल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे इतने सॉइल नहीं होगा, सॉइल में तो नाइट्रेट्स नहीं होता, बिकॉज पहले वो जगह जमीन मतलब घर बने हुए थे वहाँ पर, अब उठाकर आप उसमें गार्डन ना बनाना चाह रहे हो तो जाहिर है उधर इतने डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, तो उसमें फिर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। जैसे अगर आप लोगों के भी घर में कोई खेत होती है जो क्यारी हो या कोई नहीं बाहर शेड सा बना हुआ हो, तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाले जा रहे होते हैं जस्ट टू कीप द नाइट्रोजन कंटेंट हाई वहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिलते हैं इन प्लांट बॉडी। दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर यूज्ड टू मेक अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड क्लोरोफिल। अब अमाइनो एसिड्स का बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स DNA और RNA की चीज होती है इंपॉर्टेंट, और क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। तो इन चीजों के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड जरूरी हैं। The amino acids are then utilized in protein synthesis. As the protein is the most abundant organic constituent of the plant body, therefore nitrogen deficiency in plant can lead to severe growth retardation. ये बात आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन से ज़ाहिर हमारी अपनी ह्यूमन बॉडीज में भी या एनिमल्स में भी काफ़ी चीज़ें मतलब ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कि इसमें एंजाइम्स होते हैं या मसल्स वगैरह बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट्स में मसल्स नहीं, इस तरह की चीज नहीं है, तो प्लांट्स में नाइट्रोजन प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी। प्लांट्स में प्रोटीन्स की बहुत जरूरत है, प्लांट्स में एंजाइम्स के लिए, आपको क्लोरोफिल के लिए, इन सब चीजों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी किसी प्लांट में, या प्रोटीन नहीं बन पा रहा किस वजह से, कि न्यूट्रिशन वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की आते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब कि वो नहीं ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे प्लांट्स, मतलब मरना शुरू हो जाएंगे। और इसमें बहुत कॉमन इसकी चीज ये होती है कि जाहिर है अगर क्लोरोफिल नहीं बन रहा होगा, यहाँ पे इसलिए कहना है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन नहीं होगी तो आपके प्लांट्स येलो होना शुरू हो जाएंगे।
तो कभी कभार देखा हो शायद आपने कि आपके घर में भी पत्ते वगैरह जो है अगर प्लांट को लेकर आते हैं तो कुछ साइड से या कहीं से प्लांट्स लीव्स उनके येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो येलोइंग की वजह नाइट्रोजन की कमी होना भी होती है। ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी in plants is the chlorosis. Chlorosis is the yellowing of plants due to deficiency of minerals, as the deficiency of nitrogen inhibits chlorophyll formation. Because chlorophyll नहीं बनेगी तो ये plants green नहीं होंगे, plants green नहीं होंगे तो plants yellow हो रहेंगे, और yellow plants की वजह से आपके ये नाइट्रोजन क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल ना बनने की वजह से ग्रोथ नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मजीद कार्ब ग्लूकोज नहीं बन पाएगी, ओवरऑल सारी प्रोडक्शन जो है ना सारे प्रोसेस में ही नस्लें आ जाएंगे। तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की इंपॉर्टेंस पे, विच इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या इंपॉर्टेंट काम है? मैग्नीशियम की कमी से भी यही सिम्टम वैसे तो आता है मेनली, कि क्लोरोसिस हो जाता है और येलो हो जाते हैं लीव्स, लेकिन उसकी अलग वजह होती है, वो अब हम देखते हैं यहाँ पर। Magnesium is a macronutrient in the plant which is mainly absorbed by the plant from soil through their roots in the form of inorganic magnesium ions. ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रिएंट है, और ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, रूट हेयर सेल्स वगैरह उनके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये से इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में मिलता है। वो किस फॉर्म में मिल रहा था? नाइट्रोजन नाइट्रेट आयंस की फॉर्म में मिल रहा था, NO3 की फॉर्म में। सही है, यहाँ पर आपको ये इनऑर्गेनिक डायरेक्ट मैग्नीशियम आयंस ही मिलेंगे Mg+ फॉर्म में। द मेजर सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉइल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट डेब्री। वहां पर ऊपर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो था वो मेनली, मतलब उसमें भी दोनों चीजें आती हैं, अगर उसमें एनिमल्स की भी डेड डिकम्पोज्ड फॉर्म्स थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेड प्लांट डेब्री है। जैसे कभी अगर देखा हो कि पत्ते वगैरह जो बिल्कुल, जैसे ऑटम में नहीं हो जाता कि ऑटम में पत्ते झड़ रहे होते हैं, जमीन पे आ जाते हैं, वो जब झड़ कर बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे, वाले लीव्स जो आए थे और में सामने जमीन पे, वो जो है वो बनाते हैं डेड प्लांट डेब्री। और ये डेड प्लांट डेब्री जब आपका डेब्री होता है कि जो प्लांट की जो मतलब मरी हुई डिकम्पोज स्टेट होती है, वो जब वो सॉइल में जाती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, तो वो जो है आपको मैग्नीशियम देता है, सोर्स ऑफ मैग्नीशियम होता है ये। However, in the magnesium depleted soils, it can be added in the form of dolomitic limestone or magnesium fertilizers like magnesium sulfate MgSO4। जाहिर है इसमें भी आप फर्टिलाइजर की फॉर्म में ही डालेंगे अगर कम होगा सॉइल के अंदर तो, और वो लाइमस्टोन की फॉर्म में मिलता है। जो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना, वो टाइप ऑफ लाइमस्टोन है, डोलोमेटिक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चौक की तरह की आपने देखी हो शायद, कभी व्हाइट कलर का एक नजर आता है। इवन अगर आपने कहीं पार्क्स में अगर जाते हैं, फ्रीक्वेंटली गार्डन में जा रहे हैं कहीं पार्क्स में, तो जो अच्छे मेंटेन्ड पार्ट्स होते हैं वहां पर जमीन पर व्हाइट व्हाइट आपको नजर आएगा कभी कभार, कि ये चौक की तरह का ऐसा लग रहा होता है कि कुछ मार्किंग स्कीम है। वो मार्किंग नहीं की हुई होती, वो चौक डली होती है, और वो चौक जो है वो व्हाइट कलर की होती है। दैट चौक इज, वो चौक वो वाली नहीं है जो जिसे आप बोर्ड पर लिखते हैं स्कूल में। इट इज, इसको चौक और लाइमस्टोन जो है ना, वो एक मैग्नीशियम का फर्टिलाइजर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन। तो मैग्नीशियम सल्फेट डाला जाता है उसमें जमीन पर, सॉइल में, ताकि सॉइल को मैग्नीशियम मिले। मैग्नीशियम मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, उसके अंदर मतलब ये आयंस आएंगे और वो क्लोरोफिल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इन प्लांट बॉडी द मैग्नीशियम इज यूज्ड टू मेक क्लोरोफिल, देयरफॉर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट कैन आल्सो लीड टू क्लोरोसिस। अगर एग्जाम में आपके पास एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों कम हो गए सॉइल से तो क्या होगा, उसमें आपका आंसर होगा क्लोरोसिस होता है। और क्लोरोसिस की क्या वजह है? कि क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पिगमेंट नहीं आएगी लीव्स में, और पिगमेंट नहीं आने की वजह से कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाएगा आपका लीव्स का। और बिकॉज अगर लीव्स में क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होना, बेसिकली क्लोरोफिल जो ट्रैप करता है सनलाइट को, और सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, एंड ग्लूकोज अगर बहुत टाइम तक नहीं बनता रहा बनेगा तो प्लांट के अपने स्टोर्स खत्म हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स, एंड देन द प्लांट इवेंचुअली डाई। ठीक है, ये मैंने आपको एक आंसर दे दिया है अबाउट, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या सेंसेस कि इन दोनों की कमी से क्या हो सकता है तो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट।